लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो थी एपिकल सेल थ्योरी, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। उसके बाद दूसरी जो थ्योरी है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी थ्योरी को बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी। ये थ्योरी हैंस्टीन के द्वारा 1868 में दी गई थी। हैंस्टीन के अकॉर्डिंग जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो 4 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है। इन चारों की चारों लेयर्स जो हैं इनका फेट पहले से ही डिटरमाइंड होता है। इसका मतलब ये है कि कौन सी लेयर किस प्लांट ऑर्गन का या प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन करेगी वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो ये टोटल 4 लेयर्स हैं। सबसे आउटसाइड जो लेयर है वो कहलाती है कैलिप्ट्रोजन। अब कैलिप्ट्रोजन जो है इसमें हमेशा एंटीक्लाइनल डिविजन्स ही देखने को मिलते हैं और एंटीक्लाइनल डिविजन्स करके ये कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है जिसको हम रूट कैप के नाम से भी जानते हैं। अब रूट कैप का काम क्या होता है? ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद दूसरी जो लेयर आती है उसको बोलते हैं डर्मेटोजन। अब डर्मेटोजन जो है इसमें हमेशा एंटीक्लाइनल डिविजन्स ही हमें देखने को मिलेंगे और लगातार एंटीक्लाइनल डिवीजन होने से एक सिंगल लेयर बनती है जिसमें बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो डर्मेटोजन से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद थर्ड जो लेयर आती है वो आती है पेरिब्लम। पेरिब्लम के अंदर दोनों तरह की डिविजन्स देखने को मिलते हैं, एंटीक्लाइनल डिविजन्स भी होता है और पेरिक्लाइनल डिविजन्स भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ लेयर्स भी इंक्रीज होंगी और हर एक लेयर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगी। तो पेरिब्लम जो है वो आगे चलकर ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जिसके अंदर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और इसके अलावा जो हाइपोडर्मिस वगैरह है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद चौथी जो लेयर आती है वो आती है प्लूरोम। प्लूरोम के अंदर हमें डिविजन्स इन ऑल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल प्लेन्स में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और प्लूरोम जो है वो आगे चलकर स्टीलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो स्टीलर टिश्यू के अंदर आपको जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, पित्त हो गया, कंजंक्टिव टिश्यू हो गया या पेरीसाइकिल हो गया, तो ये सब स्टीलर टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से 4 लेयर्स हैं, चारों का जो फेट है वो पहले से ही डिटरमाइंड है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो 4 लेयर्स हैं ये हमें केवल कुछ जिम्नोस्पर्म्स और कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखने को मिलती हैं। जो ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें या तो ये लेयर्स होती ही नहीं है और अगर होती भी हैं तो उनका जो फेट है वो पहले से डिटरमाइंड नहीं होता है, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये एक रिजेक्टेड थ्योरी है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो ये जो थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, हैंस्टीन ने 1868 में केवल एक ही प्लांट की स्टडी की थी, कैप्सेला, और इसकी स्टडी करके इसने ये जो थ्योरी थी वो दे दी थी। इसने ज्यादा प्लांट्स की स्टडी नहीं की, इस वजह से ये जो हैंस्टीन था वो फेल हो गया और इसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड थ्योरी आती है वो आती है कॉर्पर कैप्टे थ्योरी। तो कॉर्पर कैप्टे थ्योरी जो है ये श्विप के द्वारा दी गई थी 1926 के अंदर। ये जो थ्योरी है वो प्लेन ऑफ डिवीजन पर बेस्ड है कि जो सेल डिवीजन होता है या माइटोटिक डिविजन्स होते हैं वो किस प्लेन में होते हैं, इस पर ये बेस्ड है। तो श्विप के अकॉर्डिंग जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 2 जोन्स में डिफरेंशिएटेड होता है। एक जोन का नाम उसने दिया कॉर्पर और दूसरे जोन का नाम उसने दिया कैप्टे। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, सबसे आउटसाइड की तरफ जो जोन होता है उसको कॉर्पर नाम दिया था और अंदर की तरफ वाला जोन जो है उसको कैप्टे नाम दिया था। अब सबसे पहले कॉर्पर की बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि पहला जो डिवीजन है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद कहता है कि एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, फिर से कहता है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इस तरह से कहता है कि अल्टरनेटिवली एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होते रहते हैं। तो इस तरह के डिवीजन्स को हम इन्वर्टेड टी शेप्ड डिवीजन्स के नाम से जानते हैं। तो कॉर्पर में हमेशा इन्वर्टेड टी शेप्ड डिवीजन्स चलते रहते हैं। तो ये इसमें कॉर्पर में प्लेन ऑफ डिवीजन रहता है। उसके बाद कैप्टे की बात करें तो कहता है कि कैप्टे में पहला जो डिवीजन है वो पेरिक्लाइनल होता है, फिर दूसरा डिवीजन कहता है कि एंटीक्लाइनल होता है, फिर से तीसरा डिवीजन पेरिक्लाइनल होता है, चौथा डिवीजन फिर से एंटीक्लाइनल होता है। तो कहते हैं कि इस तरह से पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन्स अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं। तो इस तरह के जो डिवीजन्स हैं वो नॉर्मल टी शेप्ड डिवीजन्स कहलाते हैं। तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन रहता है कैप्टे के अंदर। अब ये जो दोनों के दोनों जोन्स हैं कॉर्पर एंड कैप्टे, ये लगभग सभी जिम्नोस्पर्म्स एंड लगभग सभी एंजियोस्पर्म्स की जो रूट होती है या उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उसमें ये पाई जाती हैं। इसलिए जो कॉर्पर कैप्टे थ्योरी है
वो रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो है क्विसेंट नेचर थ्योरी। तो क्विसेंट नेचर थ्योरी जो थी ये क्लोव्स के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे क्विसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। इसका मतलब अगर सेल्स डिवाइड नहीं कर रही हैं तो वो जो जोन है वो इनएक्टिव कहलाता है और उसके लिए क्विसेंट टर्म जो है वो यूज की जाती है। तो क्लोव्स के अकॉर्डिंग जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो दो जोन्स में डिफरेंशिएटेड होता है। जो आउटर जोन है उसको सेंट्रल जोन, एक सेंट्रल जोन होता है और दूसरा जोन होता है पेरिफेरल जोन। तो ये जो थ्योरी है वो दो पॉइंट्स पर बेस्ड है। एक तो है हिस्टोकेमिकल टेस्ट और दूसरा होता है माइटोटिक इंडेक्स। हिस्टोकेमिकल टेस्ट में जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, उसको केमिकल से स्टेन किया जाता है और फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है और फिर ये देखा जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का है या नहीं, प्रोटोप्लाज्म डेंस है या नहीं। फिर उस बेस पर मेरिस्टेमेटिक एंड नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिसाइड किया जाता है। माइटोटिक इंडेक्स के अंदर एक इंडेक्स बना होता है जिसमें जो रेट ऑफ माइटोसिस है उसके लिए अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं। फिर उसके साथ रेट ऑफ माइटोसिस को मैच किया जाता है और माइटोटिक इंडेक्स की वैल्यू को देखा जाता है। तो इन दो पॉइंट्स पर ये जो क्विसेंट नेचर थ्योरी है ये बेस्ड है। डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो जोन्स जो हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम के शो किए गए हैं। जो पेरिफ्री पर जोन है उसको पेरिफेरल जोन बोल देते हैं और जो सेंटर में जोन है उसको सेंट्रल जोन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दोनों के दोनों जोन्स हैं, पेरिफेरल जोन एंड सेंट्रल जोन, ये हमें देखने को मिलते हैं फ्रांस के अंदर। जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आपको ये जोन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्रांस को छोड़कर अगर हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर ये जोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब, इसका निष्कर्ष ये निकाला गया, इसका रिजल्ट ये निकाला गया कि फ्रांस में एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि प्लांट्स में ये दोनों जोन्स डेवलप हो जाते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, और अदर कंट्रीज में एनवायरमेंटल कंडीशन अलग टाइप की होती हैं। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी है ना, इसलिए ना तो इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया है और ना ही इसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया गया है। तो इस तरह से ये एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। तो ये चार थ्योरीज हैं जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दी गई हैं।